हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है, हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th के बच्चों के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की सीरीज शुरू की थी, ठीक है, जिसमें ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड वीडियो में रेजिस्टेंस एंड फोर्थ वीडियो में ओम्स लॉ के बारे में बात कर लिया है। तो अगर आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं, अगर आपको उनमें से किसी भी एक टॉपिक में डाउट है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे हमने उस प्लेलिस्ट का, करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर से भी उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बुक और पेन निकाल कर इस वीडियो लेक्चर को देखें तो सबसे बेस्ट होगा, ताकि आप नोट्स बना पाए इस चैप्टर का, ठीक है। या फिर अगर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हमारी तरफ से, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है हलवा फिजिक्स, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च में आपको बस लिखना है हलवा फिजिक्स, आपको हमारा चैनल मिलेगा। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप वहाँ हमसे नोट्स ले सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी के बारे में समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेसिस्टेंस क्या होता है। क्या याद है आपको रेसिस्टेंस क्या होता है? अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं रेसिस्टेंस क्या होता है। ये जो यहाँ पर आप कंडक्टर के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, ई करके लिखा हुआ है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं ना किसी भी कंडक्टर के अंदर एक ही डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी के साथ, तो हम बोलते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इन करंट को रोकने के लिए, अपोज करने के लिए यहाँ पर कुछ क्या होते हैं, एटम्स, ठीक है, जिनसे क्या होता है, इन करंट को अपोजिशन फील होता है, और इसी चीज को, इसी फील होने को, इसी अपोजिशन फील होने को करंट के हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। तो कहने का मतलब, जब भी करंट को अपोजिशन फील हो किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो वो फील होता है बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस एटम्स। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा एटम होगा उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, उतना ही ज़्यादा करंट को रेसिस्टेंस फील होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर। क्या मेरी इतनी सी बात आपको समझ में आई? पक्का? ग्रेट। नाउ आगे समझते हैं। अब यहाँ पर आपको मैंने 3 कंडक्टर दिए हुए हैं, ये तीनों के तीनों कंडक्टर हैं। इनमें फ़र्क ये है कि पहले कंडक्टर का लेंथ L1 है जो कि बहुत छोटा है, दूसरे कंडक्टर का लेंथ L2 है जो कि पहले वाले से थोड़ा बड़ा है, और तीसरे कंडक्टर का लेंथ L3 है जो कि तीनों में सबसे बड़ा है ना। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इनकी लेंथ के बढ़ने के साथ ही आपको क्या और बढ़ता हुआ दिख रहा है? तो आप सबसे पहले सोचेंगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। चलो ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, अच्छी बात है, बट और भी क्या कुछ है जो यहाँ पे बढ़ रहा है? यस, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एटम्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं ना। जितना ज़्यादा लंबा कंडक्टर होगा उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर होंगे, राइट। और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होगा उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस भी होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है कंडक्टर का, वैसे वैसे उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि इसमें एटम के नंबर भी बढ़ेंगे, और जितना ज़्यादा एटम उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस फील होगा करंट को, राइट। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर लेंथ के बढ़ने के साथ यहाँ पर रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और अगर मैंने लेंथ कम कर दिया तो मैं देखूंगा रेसिस्टेंस भी करंट को कम फील होगा, है ना। सो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, क्या आपको याद है? यस, ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, है ना। सो मतलब यहाँ पर जो लेंथ है, यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के, ठीक है। मतलब कंडक्टर का लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। इस बात को आप याद रखना, याद रखोगे पक्का? नाउ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास 2 कंडक्टर है, ठीक है। ये पहला कंडक्टर है, इसको मैं बोलता हूँ कंडक्टर ए, और यहाँ पे आपके पास दूसरा कंडक्टर है, इसको मैं बोलता हूँ कंडक्टर बी, ठीक है। अब इन दोनों कंडक्टर में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको यहाँ पर यही दिखता रहेगा कि जो कंडक्टर ए है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है। लेट्स से उसको मैं A1 बोलता हूँ, और जो कंडक्टर बी है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो मतलब मैं इसको A2 बोल सकता हूँ। तो इन दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे क्या पता चलता है? मुझे ये पता चलता है कि जो A2 है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू A1, राइट। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक करंट है, मेरे पास ना कुछ अमाउंट का करंट है। कितना अमाउंट का करंट है? मेरे पास 500 एम्पियर। सोच रहे हो कितना ज़्यादा करंट है? 500 एम्पियर का करंट है मेरे पास, जो मुझे क्या करना है, किसी एक वायर से फ्लो कराना है।
तो आपको क्या लगता है मुझे कौन से वायर को चुनना चाहिए, वायर ए को या फिर वायर बी को? तो ऑब्वियस सा आंसर है, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस आप लगाओगे तो आप बोलोगे कि सर आप वायर बी को चुनो। क्यों? बिकॉज मेरे पास ज़्यादा अमाउंट का करंट है। वो ज़्यादा अमाउंट का करंट अगर मैं ए से फ्लो कराऊंगा तो हो सकता है ये वायर जल जाए, है ना, हो सकता है वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, ठीक है, या ये इतना केपेबल ना हो इतने हाई अमाउंट के करंट को अपने अंदर से फ्लो कराने के लिए, है ना। कभी आप देखो एकदम पतले से वायर को हम लोग ने एकदम हाई वोल्टेज में डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। एकदम पतले से वायर को हम लोग ज़्यादा करंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये कॉमन सेंस से आपको पता होगा। मतलब जो ज़्यादा बड़ा वायर होता है उसके अंदर से ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है ना, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा अमाउंट का करंट वहाँ से फ्लो हो सकता है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आया, जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा करंट वहाँ से फ्लो हो सकता है। मतलब एरिया और करंट दोनों के दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर एरिया बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा, और एक मिनट, अगर करंट बढ़ा तो रेसिस्टेंस कम होगा। अच्छा, मतलब अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं तो एरिया के बढ़ने से करंट तो बढ़ता है बट रेसिस्टेंस कम होता है ना। और अगर एरिया कम हुआ तो ऑब्वियस ही बात है करंट भी कम होगा, बिकॉज दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और करंट कम हुआ तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, बिकॉज करंट और रेसिस्टेंस दोनों के दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो एक मिनट के लिए ना इस करंट को भूल जाओ और बस ध्यान दो इन दोनों पर। किस पर? इन दोनों पर। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि एरिया के बढ़ने से रेसिस्टेंस कम हो रहा है और एरिया के घटने से रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। ऐसे रिलेशन को आप क्या बोलोगे? इस रिलेशन को आप क्या नाम दोगे, है ना? हाँ बोलो, क्या नाम दोगे? यस, करेक्ट। ऐसे रिलेशन को आप बोलोगे कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रेसिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, जो रेसिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को। किसको? क्रॉस सेक्शनल एरिया को, है ना। सो ओके, मुझे अब तक दो चीज़ पता चल चुकी। सबसे पहला, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो इन दोनों चीज़ों को साथ में मिलाकर मैं क्या बोल सकता हूँ? सो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इसको आप दे दो नंबर 1। अभी अभी हमने देखा रेसिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, इसको दे दो नंबर 2। ये भी हमने अभी भी देखा, ठीक है। जब आप दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब आपको ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक मस्त रूल बता रहा हूँ, ये आप हमेशा याद रखना, आपको अभी भी काम आएगा, 10th में जाओगे तभी भी काम आएगा, लाइफ में आपको यूज़ करना हो जब भी काम आएगा, ठीक है क्या? सो ध्यान से सुनना, क्या है ये? प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, इक्वल्स टू लगाओ, कांस्टेंट को मंगाओ और उसके साथ मल्टीप्लाई करो। ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। वापस एक बार, प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, इक्वल्स टू लगाओ, कांस्टेंट को मंगाओ और मल्टीप्लाई करो। देखो वही काम अभी यहाँ पे करने जा रहा हूँ, देखो कैसे करना है। आपने ये आर लिखा, अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, इक्वल्स टू लगाओ और कांस्टेंट को मंगाओ। कौन है यहाँ पे? कौन से कांस्टेंट को मंगाओ? कौन से कांस्टेंट को मंगाओ? तो याद रखना इस जगह पर आपको इस कांस्टेंट को मंगाना है। ये कांस्टेंट, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं रो। इसको हम क्या बोलते हैं? रो। हमेशा याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो। तो ये रो कांस्टेंट को हमने यहाँ पर मंगा लिया और इससे मल्टीप्लाई करना है। किसे मल्टीप्लाई करना है? ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन के बाद जो भी टर्म रहेगा उस टर्म के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। नाउ आप सोचते हैं कि सर ये रो कहाँ से बीच में आ गया? अरे ये रो ही तो इम्पोर्टेंट है, यही तो मेन पार्टी है। ये रो क्या पता है क्या है? ये रो पता है क्या है? ये रो है रेसिस्टिविटी। ये रो क्या है? रेसिस्टिविटी। समझ में आ रहा है? ये रो ही है आपका रेसिस्टिविटी। अच्छा एक और चीज़, इसको आप स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इसको आप स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? अभी वीडियो में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी है। चलो ठीक है, सो आपको ये समझ में आ गया कि ये रेसिस्टिविटी है, ठीक है। तो हम जब रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सो आप ये ए को वहाँ भेजेंगे, एल को नीचे भेजेंगे, तो आपको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला मिलेगा आर इंटू ए अपॉन एल। ये चीज़ क्लियर रहेगा? ओके, तो चलो हमको फॉर्मूला पता चल गया। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू ए अपॉन एल। बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ मैं आपको बोलता हूं कि आप बताओ कि रेसिस्टिविटी का
यूनिट क्या होगा, सोचो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, मैं बताऊँ, चलो मैं बताता हूँ आपको। फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल, राइट। सो ये रेसिस्टेंस जो है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है इसका ऐसा यूनिट। एरिया, एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, है ना, अपॉन में लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। सो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसर, आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ओम मीटर क्या है आपका आंसर है, क्या है, ओम मीटर। ये रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ये चीज आपको हमेशा हमेशा याद रखना है, ठीक है। सो रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर। ओके, चलो ठीक है, ये सब चीज़ तो समझ में आ चुका है हमें। अब रेसिस्टिविटी के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये रेसिस्टिविटी जो है ना, ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की। ना आप सोचते रहेंगे ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है फिक्स्ड प्रॉपर्टी। क्या होता है, फिक्स्ड प्रॉपर्टी, मतलब हर एक कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी है वो हमेशा फिक्स्ड होती है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। सर समझ में नहीं आया, चलो मैं आपको बताता हूँ। लाइक अगर मैं आपके पास कोई एक कंडक्टर लूँ, कौन सा कंडक्टर लूँ, मैं कॉपर लेता हूँ, ठीक है, कॉपर एक कंडक्टर है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि कॉपर का रेसिस्टिविटी क्या है, तो आप हमेशा रखना कॉपर की रेसिस्टिविटी हमेशा फिक्स रहेगी। क्या रहेगी, फिक्स। कितनी होती है कॉपर की रेसिस्टिविटी, तो आपको पता होना चाहिए कॉपर की रेसिस्टिविटी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8। यूनिट क्या होगा, ओम मीटर, ठीक है क्या। अच्छा, कोई और भी मैं सब्सटेंस ले सकता हूँ, यस, आप कोई और मटेरियल ले लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाइक्रोम लेता हूँ। नाइक्रोम, नाइक्रोम भी क्या है, एक टाइप का कंडक्टर है, ठीक है। सो ये कंडक्टर की अगर मैं रेसिस्टिविटी की बात करूँ तो इसका भी रेसिस्टिविटी फिक्स होता है हमेशा। कैसा भी ले लो, कोई भी आप सब्सटेंस ले लो, अगर वो नाइक्रोम है तो उसकी स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, सॉरी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और यू कैन से रेसिस्टिविटी हमेशा फिक्स रहेगी। कितनी रहेगी, 1.1 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये चीज क्लियर रहेगा, पक्का, ओके। सो मतलब हर एक सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी हमेशा फिक्स होती है, इसीलिए रेसिस्टिविटी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, नाउ मैंने इतना कुछ देख लिया, बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जो रेसिस्टिविटी है इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन मैंने बताया क्या, नहीं बताया। आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ अच्छे से दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग ना रेसिस्टिविटी के डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। एक और बात, जिनको लग रहा है कि ये दोनों वैल्यूज को आपको याद करना पड़ेगा, सो टेंशन मत लो, आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड तो इसके वैल्यूज को आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में। अगर फिर भी आपको याद कर सकते हो, आप याद करने हो रहा है तो याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। बट अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करना, आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यूज दे दी जाएगी, ठीक है। सो आइए फटाक से हम लोग रेसिस्टिविटी को डिफाइन कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है आर ए अपॉन में एल, राइट, यही है। तो अब यहाँ पर ना मैं किस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ रेसिस्टिविटी को, जरा उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो थोड़े टाइम के लिए मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक कंडक्टर है, मेरे पास एक कंडक्टर है, और ये कंडक्टर ऐसा वैसा कंडक्टर नहीं है, ये थोड़ा स्पेशल कंडक्टर है। सर क्यों स्पेशल कंडक्टर है, बिकॉज इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, वो एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है। कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर। और इसका जो लेंथ है ना, उसका लेंथ है 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। तो इस कंडक्टर के लिए, इस मटेरियल के लिए जिसका एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, और इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर हो, ठीक है। तो ऐसे कंडक्टर के लिए, अब ये कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, सपोज कॉपर है, ठीक है, तो मैंने कॉपर का कंडक्टर ले लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसका लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। सो इस जगह पे अगर मैं इसका रेसिस्टिविटी निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा, देखो, ओम इज इक्वल, सॉरी रेसिस्टिविटी इज इक्वल्स टू ये रेसिस्टेंस इंटू एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, अपॉन में लेंथ कितना है 1, ठीक है। सो मतलब यहाँ पर जो रेसिस्टिविटी है वो किसके इक्वल है, रेसिस्टेंस के इक्वल है। किसके इक्वल है, रेसिस्टेंस के इक्वल। कब, जब एरिया भी 1 हो जाता है और लेंथ भी 1 हो जाता है, ठीक है। सो इस तरह से मैं रेसिस्टिविटी को डिफाइन कर सकता हूँ। नहीं समझा, चलो मैं डिफाइन करके बताता हूँ। सो आप बोल सकते हो रेसिस्टिविटी कैन बी डिफाइन एज रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी को आप रेसिस्टेंस से डिफाइन कर सकते हो अगर एरिया यूनिट होगा और लेंथ यूनिट होगा। अगर एरिया भी 1 हो जाए और लेंथ भी 1 हो जाए तो उस जगह पर
जो रेसिस्टिविटी है वो किसके इक्वल होगा, रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। रेसिस्टिविटी को आप रेसिस्टेंस से डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग रेसिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं बहुत इजीली। बस आपको बोलना क्या है, आपको बोलना है रेसिस्टिविटी कैन बी डिफाइन एज रेसिस्टेंस इफ एरिया इज यूनिट एंड लेंथ इज यूनिट। ये चीज आपको क्लियर रहेगा पक्का। इसका ऐसा यूनिट भी आपको क्लियर है, इसका ऐसा यूनिट होता है कितना, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ओके, याद रखना ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, यानी कि हर एक मटेरियल का, ठीक है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, इस चीज को आप कभी भी भूलना नहीं, ठीक है। हर एक मटेरियल की रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे कॉपर की 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, नाइक्रोम का 1.1 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। उसी तरह हर एक सब्सटेंस का क्या होता है, अलग अलग हो सकता है रेसिस्टिविटी। सो आई होप आपको रेसिस्टिविटी क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें भी ग्रो होने में हेल्प हो। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप प्लीज़ कमेंट करके हमें अपने प्रीशियस सजेशन को दीजिए, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।